दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने साउथ की जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी महाराजा को एक्सप्लेन किया था, जिसमें लीडिंग रोल कर रहे थे हमारे चहीते विजय सेतुपति। जिसने उस मूवी को देखा वो उसके क्लाइमेक्स को शायद ही अपनी जिंदगी में कभी भूल पाएगा। और इसी बीच मुझे पता चला कि जिस डायरेक्टर ने उस महाराजा मूवी को लिखा और बनाया, उसने एक और मूवी 2017 में भी बनाई थी, जिसकी एंडिंग भी आपको महाराजा के बराबर ही देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं आपके सामने उस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कल ही इस मूवी को देखा है और आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत होती है श्री प्रकाश नाम के आदमी से, जिसके आदमी ने हाल ही में एक प्राचीन नटराज भगवान की मूर्ति को चोरी किया है और उसकी कीमत काले बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए है। श्री प्रकाश किसी शेखर नाम के आदमी को कॉल करता है और कहता है कि मूर्ति मेरे पास आ चुकी है। तो शेखर उसको 1 हफ्ता इंतजार करने को कहता है ताकि वो उस मूर्ति की अच्छी रकम दिलवा सके। इस बीच हम देखते हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल ने उस चोरी को होते हुए देख लिया था, इसलिए श्री प्रकाश के आदमी उसको पकड़कर ले आते हैं। वहाँ पर वो पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं जो श्री प्रकाश के साथ मिलकर काम किया करते थे। अब श्री प्रकाश उस कांस्टेबल को मारने ही वाला होता है कि तभी एक पुलिस वाला कहता है कि सर, इसको मत मारिए, ये लड़का अभी ज्वाइन हुआ है और बहुत ईमानदार है। श्री प्रकाश कहता है कि अगर ये झूठ बोलेगा तो इसे मैं मार दूंगा और अगर ये सही में ईमानदार निकला तो इसे छोड़ दूंगा। इसके बाद श्री प्रकाश उसका मुंह खुलवाता है और पूछता है कि तुम ईमानदार हो? तो वो कांस्टेबल हाँ में जवाब देता है। फिर श्री प्रकाश पूछता है तो फिर मेरे लिए काम करोगे ना? तो वो कांस्टेबल कहता है कि हाँ सर, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। इस बात पर श्री प्रकाश उस पुलिस वाले से कहता है कि क्या यार, तुम तो कह रहे थे कि ये ईमानदार है, ये तो मेरे साथ काम करने को तैयार हो गया। मैंने कहा था ना, अगर ये झूठ बोलेगा तो नहीं बचेगा। ये कहकर वो उस कांस्टेबल को वहीं पर मार देता है और पुलिस वाले को उसका हिस्सा दे देता है। हम देखते हैं कि श्री प्रकाश का एक लकड़ी का कारखाना है, जिसमें सुंदर नाम का एक बूढ़ा आदमी बरसों से काम करता आ रहा है। अब आज जब श्री प्रकाश अपने कारखाने में आता है तो सुंदर वहां पहुंचकर लकड़ी की डिमांड के बारे में उसको बताता है कि आगे हमें क्या और कैसे खरीदना और बेचना चाहिए। इस बीच श्री प्रकाश कहता है कि काका, आप इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो और कल अपने बेटे के लिए लड़की देखने भी जा रहे हो, तो फिर आज छुट्टी क्यों नहीं ली? तो सुंदर कहता है कि घर पर रहकर क्या करता, यहाँ काम तो कर रहा हूँ कम से कम। ये सुनकर श्री प्रकाश मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे मेरे आदमी ने बताया कि कल आप लड़की देखने जा रहे हो, इसलिए जब मैं अपने परिवार के लिए कपड़े लेने गया तो आपके लिए भी ले आया, इसलिए कल इन्हीं कपड़ों को पहनकर जाइएगा। अब कपड़े लेकर सुंदर तो चला जाता है, लेकिन ये चीज देखकर प्रकाश का भांजा उससे कहता है कि क्या मामा, इस बुढ़े को आपने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, ऐसा ना हो कि एक दिन ये सर पर ही नाचने लगे। ये सुनकर श्री प्रकाश उसको कहता है कि अपनी जुबान को सोच समझकर चलाया करो। तुम्हें उनके बारे में क्या पता है ये बताओ? तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ कब से हैं और उन्होंने इस बिजनेस के लिए क्या क्या किया है? अगर नहीं पता तो अपना मुंह आगे से बंद रखना, वरना इसको तोड़ दूंगा। अब अगले दिन सुंदर अपने परिवार के साथ अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाता है। सुंदर के बेटे का नाम होता है काथिर और जिस लड़की को ये लोग देखने आए थे उसका नाम होता है विजया। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें अपने परिवार वालों के झगड़े की आवाज आती है। असल में विजया के पिता को जब ये पता चलता है कि सुंदर श्री प्रकाश की फैक्ट्री में काम करता है और उसका खास आदमी है, तो वो इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आए दिन प्रकाश को पुलिस उठाकर ले जाती है। इस चक्कर में किसी दिन तुम्हें या तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़कर ले गई तो मेरी बेटी को कौन देखेगा? सुंदर उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। श्री प्रकाश दिल से साफ और अच्छा आदमी है, वो सिर्फ गलत के साथ गलत करता है। लेकिन विजया के पिता फिर भी नहीं मानते और थाली उठाकर सुंदर के मुंह पर मार देते हैं, जिसे देखकर काथिर विजया के पिता को थप्पड़ जड़ देता है। जिसके बाद बात बिगड़ जाती है और सभी वापस जाने लगते हैं। लेकिन वापस जाते जाते काथिर कहता है कि विजया, मुझे तुम पसंद हो, इसलिए अगर शादी के लिए हाँ हो तो मुझे बता देना, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर विजया उसको कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो काथिर के थप्पड़ से गुस्सा हो जाती है। अब हम काथिर की बात करें तो वो दूसरे शहर में कैब ड्राइवर का काम करता है, इसलिए वो अगले दिन चेन्नई निकल जाता है। फिर एक दिन जब वो अपने एक पैसेंजर को ड्रॉप कर रहा होता है तो रेड लाइट पर एक बूढ़ी औरत आकर उससे कुछ पैसे मांगती है, जिसके बाद काथिर उसे कुछ पैसे दे देता है। ये देखकर वो पैसेंजर बोलता है कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाकर पैसे लूट लिए
तो काथिर कहता है कि सर, इस उम्र में उस औरत के लिए मेहनत करना और पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए ऐसे लोगों से बेवकूफ बनने में कोई भी परेशानी नहीं है। खैर, अब दूसरे दिन हम देखते हैं विजया को, जो अपने पिता के पैरों की परेशानी की वजह से उन्हें चेन्नई के एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है। उसके पिता की हालत खराब किडनी की वजह से इतनी सीरियस होती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि उनके पैरों की हालत बहुत खराब थी। अब विजया डॉक्टर से पैसों के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि इसमें करीब 80,000 रुपए का खर्चा है। अब विजया अपने पिता को फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है और खुद एटीएम से पैसे निकालने पहुंच जाती है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से उसका एटीएम उसी में फंसा रह जाता है, जिसको निकालने की वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती। उधर काथिर अपनी बस का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो ऑफिस पहुंचकर कैब को लेकर काम पर निकल सके। इस बीच सदाशिव नाम का एक आदमी फोन पर बात करते करते और कंधे पर एक बैग लिए हुए वहाँ पर आता है। वो अपनी बीवी से कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, शादी का सारा काम हो जाएगा, मैंने इंतजाम कर लिया है। अब यही बात पास बैठा सिद्धार्थ नाम का एक चोर सुन लेता है, जो मौका मिलते ही सदाशिव के बैग को लेकर भाग जाता है। ये देखकर काथिर उसको पकड़ने भागता है और फाइनली उससे वो बैग हासिल कर लेता है। अब बैग लेकर वो वापस बस स्टॉप पर आता है, लेकिन वहाँ पर सदाशिव नहीं होता। फिर वो काफी देर तक वेट करता है, लेकिन वहाँ उस बैग के लिए कोई नहीं आता। अब सीन यहाँ से 2 दिन पहले थंजावुर में शिफ्ट होता है। थंजावुर वही शहर है जहाँ काथिर की फैमिली रहती है। खैर, हम देखते हैं कि श्री प्रकाश का एक आदमी बाजार से बंदर के फेस वाला बैग खरीदता है और उसमें उस नटराज की मूर्ति को रख देता है। अब श्री प्रकाश को वो मूर्ति चेन्नई में अपने आदमी शेखर तक पहुंचानी थी, इसलिए वो इस काम को करने के लिए सुंदर को चुनता है, क्योंकि उससे भरोसेमंद आदमी उसके लिए कोई नहीं था। अब सुंदर अपने घर पर ये बताता है कि वो चेन्नई किसी काम से जा रहा है, जबकि उसे खुद कुछ नहीं पता होता कि उस बैग में क्या रखा है। उधर श्री प्रकाश सुंदर को सिर्फ इतना बताता है कि शेखर का आदमी उसे कोयम्बटूर में मिलेगा और शेखर के घर पहुंचते ही वो फौरन उसको फोन करे। यानी सुंदर ही उस मंकी बैग में रखी मूर्ति को लेकर चेन्नई जा रहा था। सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ काथिर उस बैग को लेकर पुलिस स्टेशन आता है और पूरी बात बताकर उस बैग की रिपोर्ट लिखवा देता है। अब पुलिस ऑफिसर उस बैग को ओपन करने की कोशिश करता है, तो काथिर कहता है कि सर, इस बैग का मालिक अपनी बीवी से कुछ पैसों की बात कर रहा था, इसलिए हो सकता है इसमें कोई कीमती चीज हो, तो क्या इसे कानूनन खोलना सही होगा? ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि अंदर कोई ऐसा सामान भी तो हो सकता है जिससे इसके मालिक की आइडेंटिटी हमें मिल जाए। लेकिन बैग को खोलने से पहले ही विजय वहां आ जाती है, क्योंकि एक कांस्टेबल ने उसको एटीएम मशीन के अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए देखा था। तभी विजय इंस्पेक्टर से कहती है कि सर, मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना है, लेकिन मेरा एटीएम कार्ड मशीन में ही फंस गया है। मैंने ये बात मैनेजर को बोली तो वो मदद करने को तैयार नहीं और 48 घंटे का इंतजार करने को बोल रहा है, जबकि वो ऑपरेशन आज ही होना है। आप प्लीज उस मैनेजर को बोलिए कि वो मेरी मदद करें। मैं बस मशीन से उस कार्ड को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ये यहाँ पकड़ कर ले आए। अब इंस्पेक्टर कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये बैंक का मामला है, पर तुम इस शहर में किसी को जानती हो? तभी काथिर विजया को देख लेता है और पुलिस वाले से कहता है कि मैं इनको जानता हूँ, आप इनकी मदद कीजिए। लेकिन विजया जैसे ही उसे देखती है तो वो गुस्से में पुलिस वाले से मना कर देती है कि वो काथिर को नहीं जानती और उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। उसके जाते ही इंस्पेक्टर उस बैग को खोलने में लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैग पर लगा ताला तोड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही उसके ऊपर की छत गिर जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है और पुलिस वाले फौरन उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब काथिर सोचता है कि ये बैग यहाँ पर भी सेफ नहीं है, इसलिए वो उसको वापस अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। वापस आते वक्त उसे रास्ते में विजया दिखती है, जो उस दिन के लिए उससे माफी मांगता है और उसके साथ हॉस्पिटल चलने को कहता है ताकि वो उसके पिता से भी माफी मांग सके। फिर रास्ते में जब वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो पहले काथिर अपने बॉस से कहता है कि वो आज ड्यूटी पर नहीं आ पाएगा और फिर फेसबुक पर उस बैग की फोटो अपलोड कर देता है ताकि वो बैग अगर किसी का हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सके। खैर, अब सीन यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सुंदर उस बैग को लेकर चेन्नई पहुँचता है और सदाशिव से मिलता है। सदाशिव उसे अब शेखर के पास लेकर जाता है, जहां वो उस मूर्ति की क्वालिटी को चेक करता है। इस बीच सदाशिव शेखर से कहता है कि भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे 4 लाख रुपयों की जरूरत है। तो इस बात पर शेखर कहता है कि इस मूर्ति की डीलिंग के बाद जो कमीशन आएगा उसमें से मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो और फौरन जाकर उस मारवाड़ी से मिलो जो इस मूर्ति को खरीदेगा। उधर दूसरी तरफ काथिर विजया के पिता को देखने हॉस्पिटल आता है और उनको सॉरी भी बोलता है।
वो कहता है कि आपने उस दिन पापा के साथ ऐसा किया तो मैंने भी गुस्से में आपके ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे लगता है कि अगर आपके पिता के साथ ऐसा कोई करता तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, इसलिए मैंने आपकी बेटी का बस में पीछा किया ताकि आपसे मिल सकूं और आपसे माफी मांग सकूं। पर विजया के पिता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसको बेइज्जत करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये बात विजया को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बाहर आकर काथिर को सॉरी बोलती है। इस बीच काथिर पूछता है कि क्या तुम्हारी एटीएम की प्रॉब्लम खत्म हुई, तो विजया मना कर देती है। इसके बाद वो उसे कुछ पैसे देता है और बाकी पैसे के इंतजाम के लिए भी हाँ कर देता है, लेकिन विजया उससे वो पैसे नहीं लेती और कहती है कि चेन्नई में मेरे बड़े भाई भी रहते हैं, मैं उनसे मदद मांग लूंगी। अब काथिर उसको उसके भाई के घर पर ड्रॉप कर देता है और उसके आने का वेट करता है। वहीं भाई के घर पर जाकर विजया देखती है कि उसके भाई की हालत फाइनेंशियली बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे मदद नहीं मांगती। वापस आकर वो यही बात काथिर को बताती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे ले लो और बाद में लौटा देना, इसको कोई एहसान मत समझो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम बहुत ही खुददार लड़की हो। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जहां एक औरत आकर काथिर को एक फोन देती है और कहती है कि क्या ये फोन आपका है। काथिर कहता है कि वो उसके पिता का फोन है, जिसके वॉलपेपर पर उसका फोटो लगा था और यही वजह थी कि उस लेडी ने काथिर को पहचान लिया था। काथिर शॉकिंगली कहता है कि ये मेरे पिताजी का फोन है, लेकिन आपको कहाँ मिला? तो वो कहती है कि ये मुझे नहीं, कल मेरे पति को मिला था और उन्होंने आज ही मुझे दिया। फिर काथिर पूछता है कि आपके पति थंजावुर में कहाँ काम करते हैं? तो वो लेडी कहती है कि थंजावुर में नहीं, मेरे पति तो यही चेन्नई में काम करते हैं और उन्हें ये फोन चेन्नई में ही मिला था। अब ये सुनकर काथिर के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि उसके पिता का फोन चेन्नई में कैसे आ गया। वो फौरन अपने पिता के नंबर पर कॉल करता है, जो वो स्विच्ड ऑफ बताता है। इस बीच वो अपनी माँ को कॉल करने वाला होता ही है कि तभी उसकी माँ का ही कॉल आ जाता है। वो पूछता है कि माँ, बाबा कहाँ हैं? तो वो कहती है कि मैंने भी यही बताने के लिए फोन किया है। वो कहती है कि वो 2 दिन पहले ये बोलकर गए थे कि जरूरी काम से चेन्नई जा रहा हूँ और 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, काथिर को भी नहीं। लेकिन कल से उनका फोन नहीं लग रहा है और अब मुझे फिक्र हो रही है। ये सुनकर अब काथिर भी टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो चेन्नई क्यों आए होंगे। सीन यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सुंदर शेखर के घर खाना खा रहा होता है। तभी पता नहीं शेखर के दिमाग में क्या आता है। वो सुंदर से कहता है कि आप खाना खाइए, तब तक मैं श्री प्रकाश भाऊ से बात करके आता हूँ। लेकिन बाहर जाकर वो श्री प्रकाश को फोन करके कहता है कि भाऊ, आपके आदमी का क्या हुआ जो आने वाला था? वो तो अभी तक आया ही नहीं। ये सुनकर श्री प्रकाश चौंक जाता है और फौरन सुंदर को कॉल करता है। उधर शेखर के पास ही सुंदर का फोन आता है। फिर श्री प्रकाश का फोन आते देख वो उसकी सिम निकालकर फेंक देता है और फोन को कचरे के डिब्बे में डाल देता है। श्री प्रकाश अब शेखर से कहता है कि उसका फोन पिक नहीं हो रहा, अगर वो तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना, मैं अपने हिसाब से पता लगाने की कोशिश करता हूँ। शेखर अब अंदर आता है और सुंदर से कहता है कि भाऊ आपसे बात करने की कह रहे थे, उन्होंने आपका फोन भी लगाया लेकिन वो पिक नहीं हो रहा, कहाँ रख दिया आपने अपना फोन? ये सुनकर सुंदर अपना फोन ढूंढने लगता है और सोचता है कि मेरा फोन कहाँ गया। अब शेखर भी उसके सामने फोन को ढूंढने का नाटक करता है और कहता है कि शायद आपका फोन ऑटो में ही रह गया होगा, आपको याद नहीं। ये सुनकर अब सुंदर परेशान हो जाता है और शेखर से कहता है कि मेरी बात श्री प्रकाश से करवा दो। तो शेखर कहता है कि मैंने उनको बोल दिया है कि आप यही हो, इसलिए आप परेशान मत हो, मैं बाद में आपकी बात करवा दूंगा। सीन यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ काथिर अपने पिता के साथ काम करने वाले लड़के को फोन करके पूछता है कि बाबा चेन्नई क्यों आए हैं। तो वो बताता है कि 2 दिन पहले तुम्हारे बाबा श्री प्रकाश भाऊ के किसी काम से शेखर नाम के आदमी से मिलने रायपीटा गए थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो श्री प्रकाश के एक और आदमी को फोन करता है और पूछता है कि मेरे बाबा आपके साथ हैं क्या, लेकिन वो आदमी फोन कट कर देता है। इस बीच काथिर के पास एक बुढ़े का फोन आता है, जो उसे बताता है कि बेटा, मैं वही आदमी बोल रहा हूँ जिसका बैग तुम्हारे पास है, वो बैग मुझे दे दो। लेकिन तभी काथिर देखता है कि ये फोन असल में वही सिद्धार्थ नाम का चोर किसी बुढ़े से करवा रहा है और ये देखकर वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बाद में वो उसको पकड़कर कहता है कि एक तो मैं अपने पिता की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। अब बातों ही बातों में काथिर को पता चल जाता है कि सिद्धार्थ भी रायपीटा इलाके से है, इसलिए अब वो उससे शेखर नाम के आदमी के बारे में पता करने को कहता है और फिर वो दोनों बाइक पर पता करने निकल पड़ते हैं। अब सिद्धार्थ उसे जिस शेखर नाम के आदमी के पास लाता है वो कोई और ही होता है, लेकिन काथिर को परेशान देखकर वो शेखर उसे एक और शेखर के बारे में जानकारी देता है कि शायद उसको कुछ पता होगा।
उधर विजया शेखर के बैग को लेकर हॉस्पिटल में बैठी होती है, जहां उसका पिता उससे उस बैग को फेंकने के लिए कहता है क्योंकि वो बैग काथिर का था। लेकिन विजया कहती है कि ये बैग उसका नहीं, किसी और का है और ऊपर से इसमें ताला लगा है, इसलिए हो सकता है कि इसमें कोई कीमती सामान हो, इसलिए इसके असली मालिक के मिलने तक इसे संभाल कर रखना होगा। सीन यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सदाशिव शेखर के कहने पर मारवाड़ी के पास पैसे लेने आता है। मारवाड़ी शेखर को फोन करके कहता है कि मैं अभी 5 नहीं बल्कि 2 करोड़ दे रहा हूँ, जब मूर्ति मेरे पास आ जाएगी तो उसको चेक करवाकर 3 करोड़ रुपए ले जाना। खैर, अब सदाशिव उस पैसे को लेकर सीधा शेखर के पास आता है और साथ में मारवाड़ी का एक आदमी भी उस मूर्ति को लेने आता है। अब वो मूर्ति ले जाता है, जिसके जाने के बाद सदाशिव शेखर से अपना हिस्सा मांगता है। फिर शेखर कहता है कि अभी उसने 2 करोड़ रुपए भेजे हैं, 3 करोड़ और अभी बाकी हैं, इसलिए बाकी पैसे आ जाने दो, फिर कल सुबह तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर लेना। अब ये सुनकर मायूस सदाशिव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेखर सुंदर के पास आता है और कहता है कि अभी मारवाड़ी ने 2 करोड़ रुपए ही दिए हैं, बाकी 3 करोड़ वो कल सुबह दे देगा, इसलिए आप कल सुबह निकल जाना, तब तक मैं इन पैसों को इस अलमारी में रख देता हूँ। लेकिन सुंदर कहता है कि मुझे ये बात श्री प्रकाश को बता लेने दो। तो शेखर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बारे में उन्हें अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, उन्होंने कल के लिए हाँ कर दिया है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां विजया के पिता मौका पाकर उस बैग को चोरी चुपके लेकर वहां से बाहर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जब काथिर अपने पिता को ढूंढ रहा होता है तो उसके पास एक आदमी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि तुमने उस मंकी बैग की फोटो को फेसबुक पर क्यों डाला है, तुम्हारे बाप को यहाँ से जरूरी सामान देने के लिए चेन्नई भेजा था, उस बैग में 5 करोड़ का माल था, अब उसने वो बैग तुझे दे दिया और अब तू फेसबुक पर फोटो डालकर हम लोगों को गुमराह करना चाहता है कि बैग चोरी हो गया है, इसलिए चुपचाप उस बैग को लेकर 1 घंटे में मेरे दिए हुए एड्रेस पर आ जाना, नहीं तो तेरे घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर अब काथिर के होश ही उड़ जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं ये सारी बातें सिद्धार्थ सुन चुका था, इसलिए वो फौरन उस बैग को लेने अकेले बाइक लेकर भाग जाता है। अब सीन यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां दूसरे दिन सुंदर शेखर के घर पर बाकी 3 करोड़ रुपयों का इंतजार करने लगता है, ताकि उन पैसों को लेकर वो वहां से निकल सके। वहीं शेखर के पास श्री प्रकाश का फोन आता है, जो उसे वापस सुंदर के बारे में पूछता है, लेकिन शेखर कहता है कि वो अभी तक नहीं आया भाऊ, लगता है उस बूढ़े आदमी ने आपको चूना लगा दिया और माल कहीं लेकर भाग गया। अब अंदर आकर शेखर अपनी बीवी को किसी बहाने से उसके मायके भेज देता है और फिर सुंदर के मर्डर का प्लान करता है, यानी सब कुछ साफ था, शेखर इस पैसे को अकेले हड़पना चाहता था। खैर, अब वो पूरी प्लानिंग करता है और किसी बहाने से सुंदर को अंदर कमरे में बुलाता है। वो पूछता है कि सुंदर भाऊ, पैसा थोड़ी देर में आने वाला है, क्या आप अकेले इतना पैसा लेकर जाओगे या मैं किसी को साथ भेज दूं? तो सुंदर कहता है कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा, बस पैसे आते ही मुझे बता देना। इसके बाद शेखर पूछता है कि आप श्री प्रकाश के रिश्तेदार हो क्या? तो सुंदर मना कर देता है। फिर वो पूछता है कि कजिन या कोई दोस्त हो क्या? तो सुंदर उसके लिए भी मना कर देता है। तो शेखर पूछता है कि जब आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं है तो वो आपके ऊपर इतना भरोसा कैसे करता है? फिर सुंदर कहता है कि ये रिश्ता समझना और समझाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है कि असल में बहुत दिन पहले एक गांव में एक आदमी रहता था, जिसके 6 से 7 बच्चे थे। उस आदमी का आखिरी बच्चा बाकी बच्चे से बहुत छोटा था, वो शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर था और उसको कम दिखता था। फिर सब बच्चे बड़े हो गए और सभी की शादी हो गई, लेकिन वो कमजोर बच्चा अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता था, क्योंकि उसके अलावा सभी भाई बहन वहाँ से जा चुके थे। फिर जब एक दिन उसके माँ बाप गुजर गए तो सभी भाई बहन वापस आए और उस जायदाद पर अपना अपना हक जमाने लगे। गांव वालों ने कहा अभी रात है, कल सुबह बैठकर इस बारे में फैसला कर लेना। फिर उसी रात गांव में एक चोर आया जो उस घर से चोरी करके जा रहा था, लेकिन तभी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। दूसरे दिन सुबह तक उसे बांधा रखा और फिर सुबह जब सारे भाई बहन अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से जा रहे थे तो वो चोर उस कमजोर छोटे लड़के को देख रहा था, जो इस आस में बैठा था कि कोई भाई बहन तो अब उसको अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन ना तो कोई बहन सामने आई और ना कोई भाई सामने आया। ये देखकर उस चोर को उस लड़के पर बहुत तरस आया। इस बीच उस चोर को जब छोड़ा गया तो उसने कहा कि क्या मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा सकता हूँ? तो सभी ने इसके लिए हाँ कर दिया। फिर जब उस चोर ने उस लड़के को अपने कंधे पर उठाया तो उस लड़के ने उसके कान में कुछ कहा। ये देखकर उस लड़के की बड़ी बहन ने चोर से पूछा कि ये तुम्हारे कान में क्या कह रहा है? तो चोर बोला कि ये कह रहा है कि मुझे अपने साथ ले चलो और इन चोरों से मुझे बचा लो, जो सिर्फ यहाँ माँ और बाबा का सामान चुराने आए थे। शेखर, वो चोर कोई और नहीं बल्कि श्री प्रकाश था
और वो कमजोर लड़का जिसको वो अपने साथ लेकर आया वो मैं था, और तब से मैं उसके साथ ही रह रहा हूँ। अब ये बातें करते करते सुंदर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी नीयत उन पैसों के ऊपर खराब हो चुकी है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट के लिए मुझे मेरे बेटे से बात कर लेने दो। मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे उसकी आवाज सुन लेने दो। लेकिन शेखर उसको बहला फुसलाकर पानी पिलाता है और बल्ले से जोरदार वार करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो तैयार होता है, क्योंकि वो जानता था कि बहुत जल्दी श्री प्रकाश भी सुंदर को ढूंढते हुए वहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ वही सीन हमें दिखाया जाता है जब रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर काथिर ने श्री प्रकाश के एक आदमी को फोन लगाया था, लेकिन उस आदमी ने फोन कट कर दिया था, क्योंकि श्री प्रकाश और वो आदमी इस वक्त शेखर के घर तक पहुंच चुके थे। श्री प्रकाश उससे सुंदर के बारे में पूछता है तो शेखर हमेशा की तरह वही बात बोलता है कि सुंदर तो यहाँ आया ही नहीं भाऊ, ऊपर से वो मारवाड़ी सेठ पैसे लेकर बैठा है, कॉल कर रहा है। अब बताओ, मूर्ति नहीं होगी तो पेमेंट कैसे मिलेगी? श्री प्रकाश को उसकी बातों पर शक होने लगता है, इसलिए वो वहीं रुककर इंतजार करने लगता है। अब ये वही वक्त होता है जब काथिर उस चोर सिद्धार्थ के साथ अपने पिता को अलग अलग जगह पर ढूंढ रहा था। इस बीच श्री प्रकाश के भांजे को फेसबुक पर वही पोस्ट दिख जाती है जो काथिर ने डाली थी। अब यही वजह थी कि उसने काथिर को फोन किया कि तुम अपने पिता के साथ मिलकर श्री प्रकाश भाव को धोखा दे रहे हो, चुपचाप वो बैग लेकर आओ वरना तुम्हारे घर पर कोई नहीं बचेगा। इस तरह प्रेजेंट और पास्ट के सीन आकर आपस में यहाँ मिल जाते हैं। अब भले ही भांजे को बाप बेटे पर शक था, लेकिन श्री प्रकाश को पता था कि सुंदर ये काम नहीं कर सकता, यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। खैर, अब सिद्धार्थ बाइक से हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है ताकि वो उस बैग को हासिल कर सके, जबकि वो बैग विजया के पिता ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। लेकिन रास्ते में ही सिद्धार्थ की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो अपने आप को कोसने लगता है। वहीं काथिर किसी आदमी से लिफ्ट लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल की तरफ पैदल पैदल जाने लगता है, तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है और ये आदमी होता है सदाशिव। सदाशिव को देखते ही काथिर उसे पहचान लेता है और कहता है कि मेरे बाबा का बैग उस दिन तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे श्री प्रकाश के आदमी ने बताया कि वो मंकी बैग बाबा लेकर निकले थे, लेकिन वो उनके पास से तुम्हारे पास कैसे आया और अब मेरे बाबा कहाँ हैं? सदाशिव उसके सामने अनजान बनने का नाटक करता है, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। अब इस बात को लेकर काथिर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत मारने पीटने लगता है। पीटते पीटते वो सदाशिव को हॉस्पिटल के एरिया में ले आता है और फिर जब सदाशिव हार मान जाता है तो वो उसको सच सच बता देता है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। असल में शेखर ने सुंदर को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके डंप करवा दिए थे और उसके सर को उसी मंकी बैग में रख दिया था और फिर उसने उस बैग को सदाशिव को देकर कहा था कि वो उस बैग को कहीं दूर ठिकाने लगाए। साथ ही उसने सदाशिव को 6 लाख रुपए भी दिए थे ताकि वो अपनी बेटी की शादी करवा सके। इसके बाद जब सदाशिव उस बैग को ठिकाने लगाने ले जा रहा था, तभी सिद्धार्थ उसको चुराकर भागा था और काथिर ने उसका पीछा किया था। अब सदाशिव की नजर सामने रखे कूड़ेदान पर पड़ती है जहां विजया के पिता ने उस बैग को फेंका था। वो फौरन काथिर को उसकी तरफ इशारा करता है और वहां से भाग जाता है। यानी जिस बैग को वो इतने दिनों से लेकर घूम रहा था उसमें उसके ही पिता का शरीर था। काथिर उस बैग को देखकर कांपने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की तरफ भागता है और बैठे बैठे वहीं पर रोने लगता है। इतनी देर में सिद्धार्थ भी वहाँ पर बैग लेने आ जाता है, लेकिन सामने का सीन उसके भी रोंगटे खड़े कर देता है। ठीक इसी वक्त मारवाड़ी सेठ का आदमी बाकी 3 करोड़ रुपयों को लेकर शेखर के घर आता है और कहता है कि मूर्ति एकदम असली थी, 2 करोड़ रुपए तुम्हें कल दे दिए, बाकी 3 करोड़ आ गया, अब तुम्हारा और हमारा हिसाब बराबर। सामने बैठा श्री प्रकाश अब तक समझ चुका था कि ये पूरा खेल शेखर का बिछाया हुआ है, लेकिन इतनी देर में शेखर चाकू से श्री प्रकाश के भांजे को मार देता है और फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। मौका पाकर वो शेखर के पैर में गोली मार देता है। अब शेखर कहता है कि भाऊ 3 करोड़ रुपए वो आदमी दे गया, अब बाकी 2 करोड़ अलमारी में रखा है, पूरे 5 करोड़ हो गए आपके, आप ये ले जाओ और मुझे छोड़ दो। इस बात पर श्री प्रकाश कहता है कि बेवकूफ, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया? मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि सुंदर की वजह से आया हूँ, वो मेरा भाई है, कहाँ है वो? शेखर कहता है कि भाऊ मुझसे गलती हो गई, मैंने उसको मार दिया। अब ये सुनकर श्री प्रकाश इमोशनल होकर अपना ध्यान खो देता है और इतने में मौका पाकर शेखर उसे भी खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में शेखर एक फ्लैट लेता है और गाड़ी लेता है, लेकिन उसको गाड़ी चलाना नहीं आता था, इसलिए वो एक ड्राइवर को हायर करता है। अब घर की बेल बजती है जहां वो ड्राइवर काम के लिए आया होता है और वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि काथिर ही होता है।
शेखर उसको अंदर आकर थोड़ी देर इंतजार करने को कहता है तो काथिर आकर वेट करने लगता है। इतने में शेखर को ड्राइविंग ऑफिस से कॉल आता है जो उसे कहता है कि सर, जो लड़का आज आया है वो हिंदी नहीं जानता, बंगाली बोलता है, इसलिए 1 हफ्ता काम चला लो, 1 हफ्ते में दूसरा ड्राइवर भेज दूंगा जो हिंदी जानता हो। ये सुनकर शेखर को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अभी उसने काथिर से हिंदी में ही बात की थी और वो हिंदी में जवाब भी दे रहा था। ये सोचते हुए अब वो काथिर की तरफ देखने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि काथिर का फोटो ही सुंदर के फोन पर वॉलपेपर की जगह पर लगाया हुआ था। वो समझ जाता है कि ये सुंदर का बेटा है जो उससे बदला लेने आया है। अब वो अंदर खड़े खड़े उसके भी मर्डर की प्लानिंग करता है, लेकिन इतने में काथिर आकर उस पर ही हमला कर देता है। असल में काथिर और सिद्धार्थ ने मिलकर उस बंगाली ड्राइवर को नीचे पकड़ लिया था, जिसके बाद काथिर ऊपर शेखर के पास ड्राइवर बनकर आया था। अब वो पूछता है कि तूने मेरे बाबा को क्यों मारा, तो वो कहता है कि 5 करोड़ के लिए तो मैं अपने बाप को मार देता, फिर तेरा बाप क्या चीज है, ये बंगला गाड़ी सब कुछ उसी पैसे से आए हैं। काथिर कहता है कि तूने पैसे तो ले लिए, लेकिन तूने किसी की जान की कीमत नहीं समझी, किसी का दर्द नहीं महसूस किया। शेखर कहता है कि तेरा बाप मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि उसे तुझसे एक बार बात करनी है, लेकिन मैं नहीं गिड़गिड़ाने वाला। मैंने तेरे बाबा को मारा, अब तू मुझे मारकर अपना काम खत्म कर और जा यहाँ से, क्योंकि इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं। ये सुनकर काथिर कहता है कि तुझे मारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर तुझे एहसास कैसे होगा कि दर्द होता क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि काथिर और सिद्धार्थ किसी चीज को लेकर तालाब में जाते हैं और उसको वहाँ पर डंप कर देते हैं। इसके बाद आता है फाइनल सीन, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि काथिर ने असल में शेखर को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन उसके दोनों हाथ और पैर काट दिए थे और उनको तालाब में फेंक दिया था। हम देखते हैं कि शेखर की बीवी उसे एक जगह से घसीटते हुए दूसरी जगह पर लाकर रख देती है और खुद दूसरे कमरे में चली जाती है। ये वही दर्द होता है जो असल में काथिर उसको देना चाहता था, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, महाराजा मूवी की तरह ही इसकी एंडिंग भी एकदम से दिमाग को हिला देने वाली है। दोनों ही मूवीज की एंडिंग डार्क है, लेकिन इंसाफ का जो तरीका दोनों ही मूवीज के क्लाइमेक्स में लिखा गया है, उसके लिए इन मूवीज के राइटर और डायरेक्टर निथिलान को एक सैल्यूट तो बनता है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।